हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें हम थर्ड चैप्टर पर हैं। थर्ड चैप्टर का ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने पहले कर लिए हैं। उन क्वेश्चंस को आप देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में, उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको हमारी वीडियोज वगैरह अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सकें। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब टफ माना जाएगा यदि आप जिस एज में हो, इस एज के हिसाब से थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी इस क्वेश्चन को हम इतने सरल तरीके से करेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से बनेगा। ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है। इनका मतलब ये है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अतिरिक्त चली गई दूरी है जो, उसका भाड़ा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें अ, उन्होंने बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 है। तो देखो सामने वाला 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपए है उसका भाड़ा। तो उनकी एक बात और उन्होंने कहा है कि यदि 10 किलोमीटर सीधा बोलते तो हमें खुद पता रहता कि 10 किलोमीटर चलें और 105 रुपए लगे, तो इसमें कुछ दूरी का कुछ प्राइस का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो इस ये प्राइस जो है, इस प्राइस का मल्टीप्लाई करके हमारा 105 आया होगा ना। तो 10 105 के बटे में हम यदि 10 को करेंगे तो 10 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कि हम 10.5 किलोमीटर दूरी चले हों, सॉरी 10.5 रुपए लग रहे होंगे, तब 10 किलोमीटर में 105 आएंगे। मतलब कि 10.5 रुपए के हिसाब से यदि आप 10 किलोमीटर चलते हो तो आपका आंसर 105 आएगा। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है, हम तो सीधा सीधा ये कर सकते थे, बाकी इस बात को हम हटाते हैं क्योंकि ऐसा नहीं बोला गया है। उन्होंने बोला है कि नियत भाड़े के अलावा, देखो एक नियत यानी फिक्स है, इसके अलावा अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा भी सम्मिलित किया गया है। तो एक कोई नियत भाड़ा होगा कि आपको फिक्स इतना पैसा देना ही है। इसके बाद आपको क्या करना है, 10 किलोमीटर चलोगे तो 10 किलोमीटर के हिसाब से आपको इतने रुपए पर किलोमीटर लगेंगे। तो इसका एक भाड़ा निकलेगा और इसका भाड़ा निकलेगा, दोनों भाड़ों को आप जोड़ोगे तो 105 आंसर आएगा। तो हम इस लाइन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि माना नियत भाड़ा। ठीक है, माना नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा हमारा कितना हो सकता है, नियत भाड़ा हमारा x है। ठीक है, और अतिरिक्त अतिरिक्त जो अलग से चल रहे हैं, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर। ठीक है, प्रति किलोमीटर, हर किलोमीटर पर जो भाड़ा होगा, हर किलोमीटर पर, तो अतिरिक्त अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा यहाँ पे लिखना था, अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर पर 22 रुपए है। ठीक है, 22 रुपए है। तो हमने इससे क्या बनाया कि x जो हमारा प्राइस लग रहा है, तो x तो टोटल हो गया रुपए, और 10 किलोमीटर कितना, बाय रुपए के हिसाब से, 10 किलोमीटर 22 रुपए के हिसाब से जब हम टोटल दोनों भाड़ों को जोड़ेंगे तो 105 रुपए आ जाएगा। ऐसे ही उन्होंने क्या बोला है कि 15 किलोमीटर आप जाओगे इस प्राइस से, बाई की प्राइस से। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी प्राइस आ जाएगी। और इसके बाद अतिरिक्त भाड़ा क्या लग रहा है, एक्स। अतिरिक्त मतलब कि जो नियत है, तो जो पहले से फिक्स है, तो ये क्या हो गया एक्स। अब जब दोनों को आप जोड़ोगे तो 155 आ जाएगा। अब आपकी 10th क्लास है, इतना गहराई से आपको थोड़ा समझना मुश्किल होगा। आप इसको बार बार देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये अलग वाला पैसा अलग है, जो मतलब कि जो फिक्स है पहले से, और जो हर किलोमीटर अलग अलग चल रहे हैं। जैसे 10 किलोमीटर चले तो इसको बाइक प्राइस के हिसाब से जोड़ा, ये भी बाई प्राइस है तो ये भी 15 किलोमीटर के लिए उन्होंने जोड़ के रखा, तो दोनों हमारे पास समीकरण आ जाते हैं। तो इसको अब हम आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण एक लेने पर, समीकरण एक जब हम लेंगे तो इससे हम x का मान निकाल लेंगे। x प्लस 10y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 105 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो 105 माइनस कितना हो जाएगा, 10y आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे, इस वाली वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है, समीकरण 2 लिया, x प्लस 15 बाय बराबर कितना हुआ, 155 आ गया हमारा। अब हमें इसकी किसकी x की वैल्यू को रखना है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हम रखेंगे, तो इसकी जगह पे सिर्फ x की वैल्यू की जगह पे 105 माइनस का कितना हो गया, 10 बाय। ठीक है,
इतनी जो वैल्यू हमने लिख ली। अब इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, प्लस का 15y है और बराबर में कितना है 155 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इनको 105 तो हमारे पास पहले से था, इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5y बचेगा, क्योंकि ये बाय कैटेगरी के हैं दोनों, ये अकेले अकेले हैं, ठीक है। इसके बराबर में कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा। तो 5y सामने लिखा था, इसके बराबर में 155 को लिखा। इसको हम पक्षांतर करके इस तरफ लेके आएंगे तो 105 ये बचेगा। इनको जब हम माइनस करेंगे तो देखो 5 में से 5 गया और इसमें से 100 पूरे हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 5 बाय बराबर कितना आ जाएगा 50। 5 में से 5 गया 0 बचा, 5 10 में से 15 में से 10 गया सीधा 5 आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही इसको माइनस कर लेना है। तो बाई के बराबर कितना आ जाएगा हमारा पास आंसर कितना आ गया, बाई के बराबर 10 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हमारी है, तो बाय का मान, इसमें क्या लिखेंगे बाय का मान समीकरण किस समीकरण में आप लिखना चाहते हो, इसमें रख दो, इसको 3 दे दो, समीकरण इसमें रख दो, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ रख दोगे तो आंसर आएगा, यहाँ रख दोगे तो आएगा, यहाँ रख दोगे तो कहीं भी रख दो, जहां x हो वहां रख दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाय का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो x बराबर 105 माइनस का 10 बाय, ठीक है। तो 105 लिखा था, माइनस में 10 लिखा था और बाई की वैल्यू हमारे लिए क्या मिली 10 मिली, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ 105 माइनस का कितना हुआ 100 हो गया। तो इसमें x का आंसर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना मिल जाता है, ये दोनों आंसर मिल जाते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि जो नियत मान है, नियत पैसा लगना है तो वो 5 रुपए तो आपको लगना ही है। उसके बाद आप अतिरिक्त जैसे 10 किलोमीटर चलोगे, 15 किलोमीटर चलोगे, कहीं भी आप कितने भी चलोगे तो ये अतिरिक्त किलोमीटर के हिसाब से इसमें प्राइस जुड़ेगी, ठीक है। तो ये कितना आया 10 आया। तो आपको दोनों आंसर मिल गए कि नहीं मिले। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर कितना 9/11 आ जाएगा। तो आप ये बताइए कि आपका जो भिन्न होगा तो भिन्न क्या हो सकता है। तो भिन्न वो होता है, तो हमने आपको पहले भी पढ़ा है कि भिन्न क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। तो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें। अब जैसे हम अभी तक क्वेश्चन x और y लेके कर रहे हैं, तो p और q की जगह पर हम x और y को ले सकते हैं। तो माना वह भिन्न, ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे, माना वह भिन्न क्या है, तो माना वह भिन्न है x अपॉन y, ठीक है। अब उन्होंने कंडीशन क्या दी है कि दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, देखो दोनों अंश और हर, अंश यानी ऊपर वाला होता है, हर यानी नीचे वाला होता है, ठीक है। तो अंश और हर, तो दोनों में हम यदि 2 को जोड़ेंगे तो 9/11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका हमें तो वैसे ही सिंपल बनाना है ना, हमें समीकरण 1 बनाना है, तो सबसे पहले हम इतना ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इतना। फिर इसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको जब हमने किया तो 11x आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो इसका इसमें हुआ तो 22 आ गया, इसके इक्वल में 9 का तो 9y आ जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इसको हम जब इस तरफ लेके गए तो 11x माइनस का कितना हुआ 9y, और इस तरफ 22 को लेके आए, इस तरफ किसको लेके आएंगे 22 को, ठीक है। तो इस तरफ जब हम 22 को लेके आए तो ये 18 था, इसमें माइनस का बाय कर दिया, ठीक है। तो 11x माइनस का कितना हुआ 9y, इसके बराबर में कितना 18 4 कितना होता है 22 होता है, तो माइनस का कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारा जो समीकरण बना, तो हमारा समीकरण कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, ठीक है, इतना। ये समीकरण नंबर 1 बन गया, इसको हम क्या बोल देंगे, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 पर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है, तो इस पे समीकरण नंबर, इसको अब और आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब आगे उन्होंने क्या बोला, समीकरण 1 बन गया, एक काम हो गया। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 आएगा। अंश और हर कितना है x अपॉन y, इसमें यदि हम कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, क्या बोला उन्होंने 3 को जोड़ेंगे, ऊपर भी जोड़ा 3 को, नीचे भी जोड़ा 3 को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5/6 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया तो 6 का इन दोनों में मल्टीप्लाई हुआ तो 6x प्लस कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और 5 के इसमें मल्टीप्लाई होगा 5y बराबर कितना आ जाएगा 5 तिया 15 आ जाएगा। इसको हम इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 6x माइनस कितना होगा 5y बराबर कितना आ जाएगा 15, लिखा ही था माइनस का 18 इस तरफ आ जाएगा। तो माइनस का कितना बचा 3, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। तो हमारा ये कौन सा समीकरण बनेगा, ये हमारा दूसरा नंबर समीकरण बनेगा। तो समीकरण नंबर ये कौन सा बन जाता है 2 बन जाता है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 बन जाता है। अब जैसे हम सॉल्व करते थे पहले, हम वैसे ही सॉल्व करें आगे की भी, ठीक है।
देखिए हमारे पास ये दोनों समीकरण बन जाते हैं। अब दोनों समीकरणों को हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये हमारे दोनों ये समीकरण लिखे हुए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, समीकरण 1 को लेने पर जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही हमारा क्वेश्चन बन गया समीकरण 1 लेने पर। ठीक है, समीकरण 1 लेने पर तो समीकरण 1 11x माइनस का 9y बराबर कितना है, माइनस का 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमें x का मान चाहिए तो 11x लिखा ही है। तो इसमें हमने क्या किया कि माइनस का 4 है इस तरफ लेके आए तो प्लस का 9y हो गया। अब हमें x का मान चाहिए ना, तो माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा, अपॉन में 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बन गया क्या हमारा, ये पूरा x का मान निकाल लिया। ठीक है, अब हमें x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है 2 में रखने पर, ठीक है, तो जब हम 2 में रखेंगे x का मान, तो समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस का 5y बराबर कितना लिखा है, माइनस का 3 लिखा है। ठीक है, अब हमें 6 लिखा ही है, हमें x का मान माइनस का 4 प्लस का 9y, ठीक है, अपॉन में कितना है 11, इस ब्रैकेट बंद कर दिया, 5y लिखा ही था जैसा लिखा है, माइनस एक कुल में माइनस का 3 लिखा है। ठीक है, अब हम इस क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो 6 का 4 में मल्टीप्लाई किया और 9 में, ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो माइनस का 24 आ गया, फिर 6 का इसमें मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 54 आ जाएगा, 54 ठीक है, इसके अपॉन में कितना हो गया, 11 हो गया, माइनस का कितना है 5 लिखा ही है। ठीक है, इक्वल में माइनस का 3 है ही। ठीक है, इसके अपॉन में 1 लिख लो तो थोड़ा दो पक्ष दिखने लगेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस का 24 तो लिखा ही है, प्लस का कितना है 54 ठीक है 54 इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना होगा 55 हो जाएगा। ठीक है, इसके अपॉन में कितना आ जाएगा 11, इसके इक्वल में कितना है माइनस का 3 लिखा था तो वैसे ही लिखा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, आप पुरानी क्लासेस में देख सकते हो, बेसिक में मैंने सब कुछ बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, 24 लिखा ही था हमारे पास तो माइनस का 24 लिखा है, इनको जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का y अकेला बचेगा ना, 54 था और ये 55 था, 55 बड़ा था तो माइनस का ये बचा, अपॉन में कितना है 11, इक्वल में कितना है माइनस का 33, इसके अपॉन में 1 को लगा दिया, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो कितना माइनस 24, माइनस का कितना है y, इसके इक्वल में माइनस का कितना होगा 33 होगा, माइनस का 33 होगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे या दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक सब प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से हमने माइनस का कॉमन निकाला तो 24 प्लस कितना हो गया y ब्रैकेट के अंदर हो गया, ये क्या हो गया माइनस का 33, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो पूरा प्लस का हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो 33 माइनस 24, ठीक है 24 और 33 दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपके पास 9 बचेगा ना, 24 6 30 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो y बराबर कितना आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू जब आपको 9 मिल जाती है तो अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर x बराबर कितना लिखा हुआ था हमारे सामने, x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y, ठीक है, अपॉन में कितना था 11। अब इसमें हमने क्या किया, माइनस का 4 लिखा ही है प्लस 9y की जगह कितना 9 को लिखना है ना, 9 को लिख दिया, y की वैल्यू कितनी है 9 है, अपॉन में कितना हुआ 11, तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, 81 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 को माइनस किया तो कितना आया 80 और 3 को और माइनस करेंगे तो 77 आ जाएगा, तो अपॉन में कितना हो गया 11। इससे जब इसको हम काटेंगे तो x की जो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। अब हम वापस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, तो हमने क्या माना था एक क्या माना था x और y, ठीक है दोनों जो हमने वो माना था भिन्न को मांगना था x और y, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू हमें 7 मिली थी और y की वैल्यू कितनी मिली थी 9, तो हमारा भिन्न क्या होगा, ये होगा, हमारा आंसर ये है। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगा हुआ, अब इसको फिर से रिपीट करके देखना, आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ जाएगा। आप फिर से मिनी बोर्ड पे जाके देखिए, तो x की वैल्यू कितनी 7 आई और y की वैल्यू कितनी आ जाती है 9 आ जाती है, तो ये हमारे लिए पूरा आंसर मिल गया। ठीक है, देखिए हमारा 6th क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने बोला है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो जेकब और पुत्र की आयु, तो देखो इसको बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो माना जेकब, ठीक है, माना जेकब, जेकब की वर्तमान आयु, क्या की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x है और पुत्र की आयु, ठीक है पुत्र की आयु कितनी है y है। ठीक है, पुत्र की आयु y है, दोनों को आयु मैंने लिख दी।
अब जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु दोनों एक दूसरे की बराबर है, मान के चलो, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, 5 वर्ष बाद, अभी जितनी है तो उतनी है, ठीक है। अभी की वर्तमान आयु, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, 5 वर्ष, तो उन्होंने बोला है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद मतलब कि इसके पिता की आयु और जेकब की आयु ऐसी रहेगी, 5-5 जुड़ जाएंगे दोनों की आयु में। अब दोनों का रिलेशन क्या है, 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद इसकी x प्लस 5 है, तो इसकी आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि पिता की आयु इतनी होगी, पुत्र की आयु में 3 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। इसको मैं फिर से हटा के फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, पिता की आयु 5 वर्ष बाद x प्लस 5 होगी, पुत्र की आयु x प्लस 5 हो जाएगी 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरे का संबंध क्या बताया कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु इतनी हो गई और जेकब की आयु इतनी हो जाएगी। अब इसके बाद 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी उसके पुत्र की आयु, तो वो पिता की आयु के बराबर होगी। अब इस लाइन को बार बार पढ़ो और मेरे जो शब्द हैं उन शब्दों को बार बार सुनो, तो आपको खुद ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आ जाती है, तो मैं एक बार और बता देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखो, पिता की जो आयु है x प्लस 5 हो गई, पुत्र की आयु x प्लस कितनी हो गई, 5। अब क्या बोला कि दोनों की आयु कब बराबर, पिता की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, पुत्र की जो आयु है उसकी आयु का आप 3 गुना करोगे तो पिता की आयु का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उनका मतलब ये था। अब हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो x प्लस 5 लिखा ही है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3y प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद x है तो इसका 8y इस तरफ आ जाएगा, पक्षांतर होके इसका इस तरफ आएगा 5, तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10। हमारा समीकरण नंबर 1 बना, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो हमारी पहली जो कंडीशन थी मैंने उसको बता दिया। अब दूसरी कंडीशन को आप देखो, उन्होंने बोला कि जेकब की आयु कितनी थी, कितनी, देखो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब कि x में से 5 को हमें घटाना है, ठीक है। और उसके पुत्र की जो आयु है तो कितनी होगी, बाय माइनस की कितनी हो जाएगी, 5, और कितनी 7 गुनी थी। ये दूसरी कंडीशन दे दी, तो x माइनस 5 इसके इक्वल में बाय 7 बाय आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x लिखा था, माइनस का कितना हो जाएगा, 7y, इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, अकेला 30 बचेगा। बस समीकरण नंबर ये 2 बन गया, ठीक है। तो 2 समीकरण बन जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल समीकरण जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो समीकरण हमारा 1 बना और समीकरण 2 बना। तो ये दोनों समीकरण आपको नहीं दिख रहे हो तो ये है, समीकरण 1 बन गया हमारा, और समीकरण दूसरा दिख रहा है तो समीकरण नंबर दूसरा ये है, ठीक है। समीकरण ये 2 बन जाते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 लेने पर है तो हम वैसे ही लिखेंगे, पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर, ठीक है। समीकरण 1 लिया तो इससे x का मान निकालना है, तो x माइनस 8y लिखा है, बराबर में 10 लिखा है, तो x की वैल्यू निकालना है तो 10 माइनस 10 का प्लस में 8y हो जाएगा, क्योंकि 8y का पक्षांतर करना है। पक्षांतर आपको आना चाहिए, ठीक है। पक्षांतर मैं बता भी चुका हूँ पहले से। तो हमारा जो x का मान है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। समीकरण हम 2 में रखेंगे x का मान, तो x का मान क्या है, x माइनस, देखो जो हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 को हम वैसे ही पेन से लिखते हैं। समीकरण 2 है x माइनस का 7 बाय इज इक्वल्स टू माइनस का कितना है, 30, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना है, तो 10 प्लस का कितना है, 8 बाय, माइनस का कितना है, 7 बाय, इसके इक्वल में माइनस का कितना है, 30 है, ठीक है। अब कितना है, 10 लिखा ही है हमारे सामने, या 10 को आपको इस तरफ लेके आना तो इस तरफ लेके आ सकते हो, पहले इनको माइनस कर दो। इसको माइनस किया तो कितना आया हमारे पास, अकेला बाय आया। ये 10 था, 10 को हम इस तरफ लेके गए तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 40 हो जाएगा ना पूरा, ठीक है। तो ये पूरा आ गया समझ में आपको, ठीक है। देखिए मैंने इसको हटा दिया है, ये इसमें कुछ गलत हो रहा था। यहाँ पे क्या गलती हुई थी कि जो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे थे तो यहाँ पे कैसे 8 आ रहा है, यहाँ पे 3 आना चाहिए था ना। तो इसको हम थोड़ा फिर से कर लेते हैं, ये सिर्फ इतना इतना मिस हुआ है, ठीक है। इसको हम फिर से समीकरण 1 बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को हम वापस रेड कलर से करते हैं क्योंकि ये अलग दिखे। x प्लस 5 लिखा ही था हमारा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाय, ठीक है। और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। या तो 3 को ऐसा बन गया हो कि 8 समझने लगे हो, ठीक है, थोड़ा पास पास में बन गया हो,
तो आप क्या करेंगे कि x माइनस कितना हुआ 3y इज इक्वल्स टू कितना 15, इस 15 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 बना। तो समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 को लिया समीकरण 1 लेने पर, ठीक है। तो जैसे ही हम समीकरण 1 को लेंगे तो इसमें क्या है, यहाँ पर x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना लिखा था 10 लिखा था, तो हमें x की वैल्यू निकालना है तो 10 माइनस 10 प्लस का कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो हमारे लिए वैल्यू मिली कौन सी वाली, ये वाली x वाली। ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं तो समीकरण हम किसमें 2 में रखेंगे इसको। ठीक है, x की जो वैल्यू को हमने निकाला है तो इसको समीकरण हम किसमें 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का कितना है 30। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे इसको रखना है तो 10 प्लस का 3y माइनस का कितना है 7y, इसके बराबर में कितना लिखा है माइनस का 30 लिखा है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का 4y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 30 तो लिखा ही था, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 इस तरफ आ जाएगा। तो 4y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4y बराबर माइनस का कितना होगा 40। जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे सामने y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे सामने 10 आ जाएगी, क्योंकि 10 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने कौन सी वैल्यू मिल जाती है, y बराबर कितना आ जाता है, y बराबर कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये हम तीसरे पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमारा जो y का मान है, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हो, इसमें रख दो आप। ठीक है, इसमें, क्योंकि यहाँ से हमें सीधा x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण में रखने पर, ठीक है, या समीकरण x बराबर 10 प्लस 3y में रखने पर, ठीक है, पूरा लिख देंगे। तो x बराबर कितना लिखा था 10 और प्लस में 3 लिखा था, मल्टीप्लाई में कितना y की वैल्यू 10 हो जाती है, तो इनको सब 10 लिखा ही था, ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि इनकी वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी जैकब को, क्योंकि x माना था, और उसके पुत्र जो है उस पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, क्योंकि उसको y माना था। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।